नमस्कार बच्चों। अब आगे के लेसन में हमने प्राचीन भारत के बारे में चर्चा की। अब कि 1947 के समय हमारा देश आज़ाद हुआ, पर उसके पहले जो अंग्रेजों आए हमारे देश में शासन किया और क्यों वो हमारे देश में आए, हमारे देश के साथ व्यापार किया और फिर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा दिया, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था। तो अब देखो, शब्द समझना। स्वतंत्रता पूर्वे भारत का अर्थतंत्र। तो कैसा था कि अंग्रेज जब भारत में आए, वो लोग क्यों आए थे? हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए। उन्होंने हमारे कृषि क्षेत्र पर जो जो चीज वस्तुएं मिलती थी, वो लोग अपने देशों में अपने लोगों को अधिक कीमत में बेचते थे। यानी और हमारे देश कृषि क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी वस्तु की निर्यात करता था। मैंने आपको कल इसके पहले सेशन में भी बताया, सूती कपड़ा, मिर्च मसाला, रेशम के कपड़ा, इतनी सारी वस्तुएं कि वो निर्यात करता था। इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और इन लोगों ने हमारे देश में ये सब वस्तु देखी और हम धीरे धीरे हमारे देश में कौन कौन सी प्रजा आ गई, ध्यान रखना कि फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली एवं अंग्रेज लोग हमारे देश में आ गए। और हमारा देश सूती कपड़ा, मलमल कपड़ा, पीतल तांबे के बर्तन, गर्म कपड़े, काली मिर्च मसाले, तेज पत्ता, लोहे और औजार इत्यादि के विश्व के बाजार में क्या करते थे? मांग थी। और भारत का ग्रामीण क्षेत्र सुखी और संपन्न और स्वावलंबी था। गृह उद्योग एवं छोटे पैमाने के गृह उद्योग यानी क्या कि जो व्यक्ति घर पे ही वस्तु बनाता और बेचता है। छोटे उद्योग यानी छोटे पैमाने के उद्योग यानी क्या? 12वीं में पूरा लेसन है, पर खाली समझना है कि गृह उद्योग यानी घर से, जैसे खाखरा बनाने का, आप हमारे आसपास देखते होंगे अगरबत्ती बनाने का, वो सब गृह उद्योग है। छोटे पैमाने के उद्योग उससे थोड़ी पूंजी हो और छोटा मोटा काम कर सके, ऐसा कि व्यवस्थित विकास हुआ था। भारत में व्यापार की निर्यात भी प्राधान्य थी। और वैसे ही वह भारत एक सुवर्ण काल बराबर ना, जिसके कारण विदेशी प्रजा का भारत पर प्रति आकर्षण बढ़ा और पहली बार व्यापार का अर्थ उनका आगमन हुआ। उनका खाली व्यापार करने का आगमन था, पर उन्होंने तो क्या करा? हमारे देश को चुंगल में फंसा दिया। और भारत में कौन कौन सी प्रजा आई? कि फ्रांसीसी प्रजा, डच, पुर्तगाली एवं अंग्रेजी था। वहां पर अंडरलाइन कर देना, वन वर्ड क्वेश्चन है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, परंतु कुछ समय बीतने के बाद विदेशी प्रजा के बीच घर्षण बढ़ा, यानी इत्यादि लोग आए। फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ से जो वस्तुएं ले जानी थी, कैसे ले जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छे कार्य भी करे। जैसे रेलवे की शुरुआत करी, बैंक की शुरुआत करी, ये सब शुरुआत करी, वो अभी हम यूज़ करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। पर उसके साथ उनका उद्देश्य यह था कि हर एक वस्तु पर हमारा ही आधिपत्य हो। इसीलिए और कोई भी कार्य के पीछे लाभ और गैर लाभ दोनों होते हैं। और वजह से अपनी ताकत का प्रदर्शन करके हेतु सेना का उपयोग बढ़ा दिया, और जिससे सिर्फ अंग्रेज सेना अधिक शिस्त और आग्रही होने से, इंग्लैंड का राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने से धीरे धीरे उन्होंने भारत पर सत्ता हासिल कर दी और प्रयास करा। और इसी प्रकार 1757 से 1947 तक भारत, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन अधिक रहा। अब बच्चों, इसके लिए अभी हमने बोला कि लाभ और गैर लाभ हर एक होता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी पॉइंट दिए हुए हैं, 13 पॉइंट है आपको समझने के लिए, और हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंस है। तो कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने कौन सा लाभ दिया। अभी जो आप वो लाभ है, उस समय लाभ के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था, देश पर शासन करना। रेलवे की शुरुआत, पहला पॉइंट, 13 पॉइंट है, उसमें से जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, रेलवे, सड़क, बैंक, बराबर, ये सब परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। उसकी शॉर्ट नोट परीक्षा में आती है, रेलवे वाली परीक्षा में आती है। तो आप लोग यह हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो कि रेलवे की शुरुआत कब हुई बच्चों? तो कि रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में कहाँ पर हुई? बोरीबंदर यानी हाल का बम्बई, सुन रहे हो ना? हाँ,
कि ब्रिटिश शासन दौरान भारत का प्राप्त रेलवे लाभदायी व्यवस्था बनी। भारत के परिवहन को तेज और मजबूत बनाने के रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रेलवे की शुरुआत, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, वन वर्ड आंसर है कि रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के दिन बोरीबंदर, वर्तमान का मुंबई, सीएसटी यानी बॉम्बे का रेलवे स्टेशन कौन से नाम से जाना जाता है? छत्रपति, सुनो, सीएसटी, सी यानी छत्रपति, एस यानी शिवाजी, टी यानी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और पहली ट्रेन बम्बई और थाने के बीच में शुरुआत हुई कौन सी तारीख को? 16 अप्रैल 1853। एमसीक्यू में भी आता है और वन वर्ड आंसर में भी आता है। और पहली रेलवे कितनी लंबी बनाई थी? कि जो 1947 तक 53,000 किमी थी लंबाई वाला रेल मार्ग 68,000 लाख यात्री लाभ ले रहे थे। और रेलवे लाइन की लंबाई 65,000 किमी आसपास है। रेलवे के कारण विविध क्षेत्र में जाना आसान हो चुका। परीक्षा में ये ध्यान रखना। अब पहला रेलवे हम समझे, अब दूसरा आता है सड़क। सड़क यानी जो ट्रेन से जाओ पट्टे पे जाती वो ट्रेन है, पर रोड पर हम चल के भी जा सकते हैं, बस में बैठ के भी जा सकते, साइकिल चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, वैसा रोड। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान हर एक जगह जाने के लिए रेल सब जगह नहीं पहुंचती, उसके लिए कोई मार्ग भी होना चाहिए। उस समय पहले घोड़ा गाड़ी, ऊंट इत्यादि भी था, तो उनको दोनों साथ में करना था। यानी अंग्रेजों के शासन दौरान 1855, ध्यान रखना 1855 में सार्वजनिक, देखो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में आपके सामने स्क्रीन पर भी लिखा है कि 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई और भारत से सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन ने ले ली। पहले तो टनल बनाते थे जमीन के अंदर भूगर्भ में, अब ऐसा नहीं है, कभी खोदते तो मिल जाती है टनल। हाँ बच्चों, 19वीं सदी के अंत तक कुल 2,78,420 किमी सड़कें थी, जो बढ़कर 1943 में 4,47,105 किमी हो गई। यानी जिसके लिए वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, पक्की सड़कें कितनी हैं और कच्ची सड़कें? 32% पक्की सड़कें और 68 यानी 68% कच्ची सड़कें थी। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, पॉइंट बैंक की। बैंक की शुरुआत कब हुई? आप 11th में आओगे तो बैंक वाला, 12th में आओगे तो बैंक वाला लेसन है, और इसके पहले भी आपको शायद कोई लेसन में बैंक के बारे में थोड़ी बहुत समझ दी होगी कि बैंक की शुरुआत कैसे हुई। हम बैंक का उपयोग अभी कैसे करते हैं? हमारा पैसा वहाँ रखने का, हम जरूरत हो तो उठा लेने का, अर्थात सरकार हमें, बैंक हमें उसके लिए ब्याज देती है। 1770 में बैंक की शुरुआत हुई, यानी निजी क्षेत्र की बैंक की शुरू। निजी क्षेत्र यानी कोई छोटे मोटे व्यक्ति हो, ऐसे बेंच पर बैठते और उनको पैसे की जरूरत हो, किसान, वो लोग उनके पास से पैसे लाते थे और धीरे धीरे इतनी बड़ी बैंक के बन गई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बैंक है। 1946 तक जिनकी संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई, और देख लो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हो गई। 1935, वहाँ पर ध्यान रखना, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। हर एक प्रश्न साथ में समझा रही हूँ, वन वर्ड आंसर भी बोल रही हूँ, आप अंडरलाइन करना, ध्यान से एक एक पॉइंट समझना। सामाजिक ढांचा, ढांचा ये भी एक हिस्ट्री का एक भाग है। आप पहले के समय में कई लोग देखते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, और जैसे ही जो लड़की का जन्म हुआ तो उसको दूध पीती कर देने का, यानी दूध में उसका मुंह डुबो दे, लड़की मर जाए, और उन्मूलन करना, लुटेरों का नाश करना, ये सब ये सब उस समय हुआ। अंग्रेजों ने ये सब किया कि सामाजिक ढांचे में
कि ब्रिटिश शासन दौरान अन्य उल्लेखनीय कार्य की दूध पीती का रिवाज बंद करना, वो काम बंद कर दिया। लूटारों का नाश, पहले के समय में व्यक्ति एक शहर से दूसरी जगह उनको पता चले तो चोरी लूटपाट वाले लोग आके उनको लूट लेते थे। कोई शादी करने के लिए जाता तो बहू ने गहने पहन वो भी पड़ा लेते थे, तो ये सब बंद करा। सती प्रथा, सती प्रथा यानी क्या, कोई व्यक्ति कोई स्त्री अपना पति मर जाता है, उसके बाद उनकी जो चिता जलती है उसके साथ वो स्त्री को भी जला दिया जाता था, जीते ही जला, वो भी बंद हो गया। और रोकने के भारत द्वारा किए गए सहकार उल्लेखनीय माना जाता है। अब देखो, अब जो पॉइंट आ रहा है कृषि, अभी हमने आगे समझ ली पहले सेशन में, वही हमें अब समझना है। परीक्षा पहले एग्जाम में जो आपको अभी सेशन दिए हैं उसमें प्राचीन भारत नहीं है, रोजगार ढांचा नहीं है, पर वो जो पॉइंट दिए आगे आगे जाते जाओगे हर एक पॉइंट समझना था, इसलिए पहले समझाया है, पहले समझाया इसलिए अभी थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। कि कृषि क्षेत्र, कृषि यानी ब्रिटिश शासन के, कृषि यानी हम लोग सब समझते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, हमारी हर एक आवश्यकता कृषि क्षेत्र से पूरी हो रही थी। हमारे लिए उद्योगों के लिए कच्चा सामान भी कहाँ से प्राप्त होता था, कृषि क्षेत्र से। तो यहाँ पर हम गैर लाभ समझना, कृषि क्षेत्र से उत्पादन जो हो रहा था अंग्रेज लोगों ले जाते थे और उसका लाभ उनको होता था, कृषि क्षेत्र के यानी खेडूतों को होता नहीं था। ब्रिटिश शासन दौरान भारत किसानों के पास से ऊंचे दर पर जमीन महसूल लगान यानी वो प्रोत्साहन देता, जोत होकर सुरक्षा न प्रदान करना, यानी किसान जो जोतता था अनाज गेहूं यानी इत्यादि उत्पादन करता था उसके लिए फिर वो क्या करते थे, उनको पैसे की जरूरत हो तो इनके पास से लेते थे और वो क्या करते थे, उनके पास से महसूल लगान वसूल करते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि लिया हो तो भी क्या करते कि आपने नहीं दिया है ऐसा उनको पनिशमेंट देते, उनको मारते थे। यानी जिसके कारण किसान कैसा बन गया, एक कृषक मजदूर, अपने ही जमीन पर वो काम करने वाला मजदूर बन गया। एक ऐसी कहावत है कि किसान मरने के बाद वारसे में क्या दिया जाता है, देवा, कि दिया जाता है अपने बच्चों को कि मैंने खड्डा खोदा है तू ही भरते जा। कि किसान के अत्यंत आधुनिक शोषण हुआ जिसके भारतीय किसान गरीब हो गए और कुछ कृषक मजदूर भी बन गए और इसके अतिरिक्त कृषि के उपयोग में स्वार्थ के लिए करना जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ। अतः ब्रिटिश शासनकाल में कृषि किसान कंगाल हो चुका। इसके उपरांत ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़े के उद्योग, देखो 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। अंततः ब्रिटिश शासन के कृषि एवं किसान मंगलों और नील के उत्पादन एवं वृद्धि में ऐसा प्रयास किया, परंतु नील का उत्पादन करने वाले किसानों को बुवाई हेतु ऋण नहीं दिया जाता था और यदि फसल नष्ट हो जाए तो ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण किसान कैसा बन जाता, कर्जदार। मैंने अभी समझाया ना कि वारसे में क्या होता है, वो अपने बच्चों को कर्ज ही दिया जाता है कि तू ही भरता रहे, वो तो बेचारा मर जाता है भरते भरते। इसी प्रकार किसानों की परिस्थिति दयनीय हो गई। अब आगे एक समझना बच्चों की सड़क परिवहन में PWD का फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब महसूल का दर, ईस्ट इंडिया कंपनी के विविध राजाओं के पास महसूल वसूल करने की सत्ता प्राप्त की एवं भारत के जमीन मालिकों के पास ऊंचे दर से महसूल वसूल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने क्या करा, कोई भी उद्योग स्थापित अभी हाल में करें तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, पर इन लोगों ने क्या करा, अंग्रेजों ने यही लाइसेंस ले लिया। और ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को कृषि की आय का आधा हिस्सा जितनी ऊंची दर पर महसूल वसूल करने की नीति बनाई गई और इससे उपरांत महसूल वसूल करने से ब्रिटिश सरकार जुल्मी थी, वो कृषकों को तो दंडित उनको मारती थी, जो वो पैसे ना दे तो उनको मारती थी, उनकी संपत्ति जब्त कर लेती थी अथवा जुताई के लिए दी गई जमीन भी वापस ले लेती। मैंने आपको आगे समझाया कि व्यक्ति का अपनी ही जमीन पर क्या करते थे, वो मजदूर बन जाते थे। इसी प्रकार एक मनस्वी निर्णय भारतीय कृषि अति आधुनिक नुकसान हुआ। अब कर की ऊंचे दर, हमारे किसानों के पास से ऊंचे दर कर वसूल किया जाता था
कि ब्रिटिश शासन के दौरान आय के संबंधी दादाभाई नौरोजी ने गणना के अनुसार 1876 में ऊंचे आय वाले ब्रिटेन कर यानी टैक्स द्वारा कितनी लिए जाते थे 8 जितना हिस्सा पर बढ़ गया कितना 15% सुन आगे पढ़ना कि जब ब्रिटिश सरकार भारत में नीचे आय वालों के पास से 15% जितनी राष्ट्रीय आय का हिस्सा कर के रूप में वसूल करती थी। उदाहरण स्वरूप नमक पर लगाया गया कर, उनके देशों में नमक प्राप्त नहीं, वो हमारे देश से ही नमक ले जाते थे और हमारे देश में नमक की कीमत आप जानते हो कितनी कम है कि भारत में नमक समुद्री किनारों से रण प्रदेश तक आसानी से प्राप्त होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के जहाजों द्वारा नमक भारत में लाती थी, उनका नमक यहाँ बेचने का, यानी कितना महंगा और हमारा सस्ता वहाँ ले जाए। जबकि भारत में प्राप्त होने वाले नमक पर ऊंचे दर से कर लिया जाता था, जिससे ब्रिटिश शासन को कर द्वारा आय प्राप्त होती थी और दूसरी तरफ भारत का नमक महंगा होने से उसके विक्रय कम होने को ब्रिटिश उसका लाभ प्राप्त करती थी। इसीलिए गांधी जी ने दांडी कूच करके सविनय, आप लोग जानते होंगे गांधी जी ने दांडी कूच की थी और हमारे साबरमती के पास है, वहां पर गांधी जी का पुतला ऐसे डंडा लेके जाते हुए दिख रहे हैं ना सब लोग, कि दांडी कूच करी और सनिवेश सत्याग्रह यानी नमक का कानून तोड़ दिया। अब चुंगी के विविध दरें, आयात एवं निर्यात होने वाले वस्तु पर जो कर लिया जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के पास 1716 में मजदूर प्राप्त करके पूरे प्रदेश में जकात माफी प्राप्त कर ली। इससे विपरीत भारतीय व्यापार को विविध प्रदेश में चुंगी भरनी पड़ती। उदाहरण स्वरूप भारत के सूती कपड़े में निर्यात पर 15% चुंगी, सुनो 15%। आपने सोचा कि हमारे देश क्या क्या वस्तु की निर्यात करता था, आपको पहले सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, पीतल तांबे के बर्तन, गर्म कपड़े, काली मिर्च, मसाले, तेज पत्ता, लोहे के औजार इत्यादि विश्व में बेचते थे, निर्यात करते थे। अब उस पर ही टैक्स बढ़ा दिया। सिर्फ 2.5% चुंगी भरनी पड़ती थी। इससे भेदभाव युक्त जकात नहीं थी। भेदभाव युक्त यानी क्या नहीं, व्यक्ति सामने देखकर उसका जकात नक्की करी जाती थी। उनके लोग हो तो कम और हमारे हो तो अधिक, यानी भारत के सूती कपड़े के उद्योग को बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार नीति के समस्त भारतीय उद्योगों की अवनति हुई, यह भी एक गैर लाभ था। अब आता है औद्योगिक क्रांति कि ब्रिटिश में सन 1750 से, वहाँ पर अंडरलाइन करेगा, औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटिश सन 1750 से 1830 तक की समयावधि में औद्योगिक क्रांति हुई कि उस समय काल ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत को सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी और जबकि 1858 तक देश के अधिकांश हिस्सा अंग्रेज के शासन क्योंकि उन्होंने शासन, अंग्रेजों ने हमारे देश की हर एक वस्तु जब्त करना चालू कर दिया, टैक्स अधिक लेना चालू कर दिया, लोग किसानों का शोषण चालू कर दिया और इसके कारण क्या हुआ, लोग दिन पर दिन अधिक मजदूर बनते गए, जिससे भारत में उद्योग साहसिक निरुत्साही बने और विकास के मार्ग पर आने बढ़ने और पीछे हो गए और जिसके कारण भारतीय उद्योग नष्ट हुए और उसकी वजह से श्रमिक की बेरोजगारी बढ़ी, जिसके वो फिर खेती की तरफ मुड़े, फिर से जहाँ थे वहाँ चले गए और खेती पर श्रमिक का बोझ बढ़ गया है। जमीन कम होने से वहाँ पर अधिक रोजगार कैसे मिलता और हर एक व्यक्ति का खाना पीना प्राप्त हो सकता नहीं था। अब है आर्थिक शोषण। देखो हर एक पॉइंट में समान ही है। आर्थिक शोषण यानी लोगों का शोषण करना। ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार इस प्रकार व्यूह रचना अपनाई और उससे सिर्फ ब्रिटिश अर्थतंत्र को ही लाभ हुआ क्योंकि उनको हर एक आवश्यकता भारत से ही पूरी होती थी और वो लोग क्या करते थे, जो किसान अनेक ना दे तो उसको मार पीटना करते और उनको जो वस्तु ले जाते वो भी कम पैसे में लेते और अपने देश में अधिक पैसे में बेचते थे और उन्हीं ऐसे व्यापार नीति अपनाई और जिससे भारत साधनों अधिकतम उपयोग करके ब्रिटेन के उद्योगों का विकास हुआ। इसके उपरांत कृषि नीति और औद्योगिक नीति ब्रिटेन में विकास हेतु प्रोत्साहन रूप थी, जिसमें भारत के कारण ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता का कच्चा माल कहाँ से मिलता था, कृषि क्षेत्र से, और कृषि क्षेत्र का व्यापारीकरण किया गया जिससे ब्रिटिश अर्थतंत्र को अनुकूल वस्तुएं सेवाएं मिलती
थी। अंग्रेजों को हर एक वस्तु यहाँ से मिल जाती थी। अब हस्तकला कारीगरों का शोषण। मैंने आपको गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में चर्चा करी, उसके बारे में है कि विविध हस्तकला। आप लोग जानते हो कि अभी भी गांव में हाथ से वो चाकड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, थैले भरे जाते हैं, बैगें बनाई जाती है ना। और कभी कभी यहाँ पर भी मेला लगता है हस्तकला प्रदर्शन का। कई जगह पर भी है कि हाथ से बनी हुई वस्तुएं हमको वो अच्छी लगती है। ऐसे अभी तो सब जगह मशीनरी आ गई है, सब मशीन से ही कार्य होता है, पर कई वस्तु हाथ से बनी हुई अच्छी लगती है। कि विविध हस्तकला वस्तु के विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा रखती थी, जिससे आंतरिक व्यापार एकांतिका और लाभ लेकर हस्तकला के कारीगरों के पास से बाजार से कीमत की तुलना में 15 से 40% कम कीमत वस्तु खरीदी थी। अगर कारीगर अपनी वस्तु को नीची कीमत पर देने की आनाकानी करे तो उन पर अंग्रेजों द्वारा शारीरिक शोषण जुल्म किया जाता था। अब आता है पूंजी निवेश का प्रवाह। कि पूंजी निवेश अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अपनी आवश्यकता अपनी जो जरूरत है ना वहां पर वो लोग पूंजी निवेश करते, अर्थात जहां पर कारीगरों की जरूरत होती, व्यक्ति कार्य करने वाले, तो उनके लिए उनके ही व्यक्ति रखते और उनको वेतन दिया जाता था। तो हर जगह उनके ही व्यक्ति को रखती है। तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत एवं ब्रिटेन की पूंजी की निवेश किया जाता और उस दिशा ब्रिटेन की एक भारत विरोधी रखी गई कि ऐसी पूंजी निवेश में भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे और ब्रिटिश अर्थतंत्र को उसका पूरा लाभ प्राप्त हो, ऐसा प्रयास किया गया। उदाहरण में सड़क और रेलवे पर बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया जाता है, पर इसी पूंजी निवेश के पीछे मुख्य मकसद ब्रिटेन से कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देना था और भारत में तैयार वस्तु की निर्यात एवं लश्करी आवागमन को अनुकूल रहे, और इसी प्रकार सड़कें एवं रेल मार्ग तैयार करना पड़ता। तदुपरांत रेलवे के लिए अच्छे विशेषज्ञ यानी जो कार्य करने वाले अधिकारियों को ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत में लाया गया और ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के पीछे किए गए पूंजी निवेश का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लार्क को प्राप्त हुआ और उसका ध्यान रखने के उसे शिक्षा देने के लिए पूंजी निवेश किया गया। और इसी तमाम पूंजी निवेश खर्च को ऊंचे ब्याज के दर पर इंग्लैंड से पूंजी लाकर उसका समग्र बोझ किस पर ला दिया, भारत पर ही ला दिया गया। अब उसका लास्ट कारण है कि होम चार्ज, यानी जो यहाँ पर जो वस्तुएं बनती थी उस पर अधिक पैसा लेना, एक तरफ का चुंगी ही है ये कि भारत को ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन का चार्ज भी चुकाना पड़ता है, जिसे होम चार्जेस के रूप में परीक्षा में इसकी डेफिनेशन आती है। भारत को ब्रिटिश लोग ऐसे कई प्रकार के भुगतान करने पड़ते थे जिसमें ब्रिटिश अधिक वेतन तथा पेंशन तथा भत्ता, सेना का खर्च, कर्ज पर ब्याज भुगतान इत्यादि का समावेश होता था, जिसके आधार पर बनाए गए बजट ब्रिटेन पर प्रस्तुत हुआ। यानी सन 1924 से 25 के वर्ष 300 लाख पाउंड जैसी भारी रकम चुकानी पड़ी, जो कि सन 1945 से बढ़कर 1350 लाख पाउंड हो गई। ऐसे ही भुगतान की वजह से भारत गरीब और भारत कारण इंग्लैंड भी धनी बनता गया। अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों ने जब भारत छोड़कर गए तब भारत में कृषि उद्योग एवं व्यापार कैसा हो गया था, कंगाल हो चुका था। अब ऐसी परिस्थिति से समय के साथ जब लोगों को फिर से ये जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब लोगों को तो लोग डरते थे कार्य करने, दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए वो लोग डरते थे कि अब फिर से स्वतंत्रता के बाद फिर से हम वही कंडीशन में परिस्थिति में आ जाएंगे। तो किस स्थिति पर पहुंच गए, लगभग 150 वर्ष की समयावधि में देश की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी और भारतीय अर्थतंत्र को जो इंग्लैंड की तुलना में समृद्ध था और ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण इंग्लैंड की तुलना में गरीब हो गया। यहाँ तक ये समस्याएं थी। अब धीरे धीरे अब उनके लाभ भी हमें पढ़ने हैं। इसके बाद वाले सेशन में हम इसके बारे में स्वतंत्रता के बाद पश्चात यानी बाद भारत की परिस्थिति कैसी रही उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे।
तब तक आप अभी जितना चलाया एक बार फिर से पढ़ लो। जितना चलाओ बेटा, साथ साथ में पढ़ते जाना और समझते रहना। ना समझ में आए तो फ़ोन पर आप पूछ सकते हो।